लेकिन मैं जैसे मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि चीज़ों को सामान्यीकृत करके जब हम देखते हैं तो हमारी लड़ाई भी उस दिशा में जाती है और कुछ मंजिलें भी तय करती, लेकिन अंत में पीछे जो जमातें छूट गई। जैसे मैं ये कहूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक हिस्सा वह भी रहा है जिसने अपने आधार क्षेत्र उन तमाम सारे कमज़ोर इलाकों में बनाए जिनके सवाल ही कभी नहीं उठाए गए। लेकिन सांस्कृतिक तौर पर जब हम आते हैं तो वहाँ तक पहुँचने की बजाय हम शहरों में उनकी तरफ जाते हैं जिनको आसानी से सेंसिटाइज किया जा सकता है। ये एक कंट्रास्ट है। इस कंट्रास्ट को कैसे भरा जा सकता है और कैसे एक बड़ा सवाल बनाया जा सकता है? हम तो उससे भी आगे बढ़ के, आपके ऑब्जर्वेशन से भी आगे बढ़ के कहना चाहेंगे कि इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियां ही थी जो खेत मजदूरों के क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ी। और खेत मजदूर का क्वेश्चन जो था सो कंप्राइज होता था खेत मजदूर 80% दलितों के साथ, इसलिए वो दलित प्रश्न भी था। लेकिन दलित की जो अपनी पीड़ा थी, जो उसका अपना अपमान था और जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, तो हम लोगों ने क्लास के कैटेगरी में और क्लास के फ्रेमवर्क में, यानी क्लासिकल मार्क्सिज्म के फ्रेमवर्क में इतना अधिक सोचा कि भारतीय यथार्थ हमारे हाथ से छूट गया। और इसी छूटने के नतीजा को था किसको जैसे मायावती के अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स ने हमको बोलने में कोई हिचक नहीं है, वो उस स्पेस को फिलअप किया। या जैसे दूसरी जगहों पे आप देखते हैं कि ओबीसी कास्ट के बीच जैसे दूसरे नेताओं का जन्म हुआ, यानी सामाजिक सम्मान का जो प्रश्न है और जैसे बराबरी के साथ बैठ पाने का जो प्रश्न है, मनुष्य जो है सिर्फ जैसे कंज्यूम करने वाला प्राणी नहीं है, भौतिक रूप से सिर्फ कंज्यूम करने वाला प्राणी नहीं है। उसकी इच्छा, उसकी आकांक्षाएं उससे कविता रचवाती हैं, उसको जैसे आसमान देती हैं, मतलब उसको जैसे पूरा परव्यू में जैसे आइडेंटिटी को जैसे एड्रेस करने का जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन जैसे कम्युनिस्ट पार्टी से छूटा। एक चीज़ जैसे आप आज तक आपको क्या लगता है कि जो चीज़ें फिलअप की मायावती ने या दूसरे तमाम सारे ओबीसी नेताओं ने, उसको कम्युनिस्ट पार्टियों ने क्यों नहीं फिलअप किया? क्या वजहें थी? इसके दो वजह थे। एक तो जैसे आपका बौद्धिक अहंकार था, जिसमें आप जैसे यूनिवर्सल आइडिया के रूप में अपने आइडिया को देखते थे और उसका स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन के प्रोसेस की तरफ नहीं जाते थे। दूसरा जैसे उस जिस जाति की पीड़ा थी, उस जाति से आए हुए लीडरशिप का अभाव था। और तीसरी बात थी कि जैसे आपका बौद्धिक अहंकार जैसे आपको बताता था कि जैसे हिंदुस्तान में सब कुछ, जैसे आप हिंदुस्तान में क्या दुनिया में आप इतना ज़्यादा जानते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए ज्योतिबा फूले, अम्बेडकर और दूसरे तीसरे किस्म के लोग जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, रेफरेंस के रूप में तो आपके यहाँ आते थे, लेकिन सीखने के लिए आपके यहाँ नहीं था। इसलिए कि एक और चीज़ देखता हूँ कि कभी भी किसी, जैसे आमतौर पर जो आरोप है, इधर का जो आरोप है वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों के वर्चस्व वाली पार्टी हो गई, सवर्णों के वर्चस्व वाली पार्टी हुई और हम दरी बिछाने का काम करते रहे। ये एक बहुत बड़ा आरोप है जिसका जवाब आज तक नहीं उनको मिला और वो भटकते हैं। दूसरी चीज़, अभी कुछ लोग जैसे लगातार, जैसे ललित सिंह यादव हुआ करते थे जो सामाजिक तौर पर इधर का पेरियार जिनको कहा जाता है जी, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि उसको मायावती या मुलायम सिंह ने जो है उसको महत्व नहीं दिया। मैंने एक सवाल ये भी उठाया कि ये काम तो कम्युनिस्ट पार्टियां भी कर सकती थी, क्योंकि लंबे समय से वो विद्यमान है और इनके पास संगठन भी था, लोग भी थे, क्यों नहीं अपनाया? यहाँ तक कि मैं जब अध्ययन करता हूँ और विश्लेषण करता हूँ, पाता हूँ कि उन्होंने फुले, पेरियार और अम्बेडकर की वर्क्स पर भी कोई काम नहीं किया, कोई आलोचनात्मक विजन नहीं है। ऐसा क्यों है? उनको लगता था कि अल्टीमेटली जैसे सारे प्रश्नों का जवाब जो है सो क्लास स्ट्रगल में है और क्लास जैसे मल्टी लेयर्ड है, उसको मंजूर करने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हमने कहा कि उनका बौद्धिक अहंकार इसमें आड़े आता था एक, और जिस वर्ग की पीड़ा थी उस वर्ग से लोग, जैसा कि आपने बताया है कि लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा उस वर्ग को जैसे रिप्रेजेंट ही नहीं करता था, इसलिए उसका प्रोटेक्शन वो नहीं था। लेकिन हम दूसरे स्थापना से बिल्कुल सहमत नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ने कॉन्शियसली ऐसा किया, जानबूझ के ऐसा किया। कम्युनिस्ट पार्टी की लिमिट थी और उसका इग्नोरेंस था, लेकिन उनके कमिटमेंट में कोई कमी रह गई हो ये मुझको नहीं समझ में आता। लेकिन ये तथ्य है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने उस स्पेस को जैसे इंजॉय करने की कोशिश नहीं की, नहीं तो हिंदुस्तान का भविष्य कुछ और हो सकता है। क्या अभी आपको लगता है कि वो चीज़ें वो पकड़ रहे हैं? ऐसा लगता है? हाँ, मजबूरी में पकड़ना पड़ रहा है, पकड़ रहे हैं। सो ज़्यादा अभी कह रहे हैं कि उनको पकड़ना पड़ रहा है।
और पढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा पकड़ भी रहे हैं, और पकड़ने की शुरुआत करेंगे तो पकड़ेंगे। देखिए अभी लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि बौद्धिकों का की जो नई जमात आ रही है और जो विभिन्न जातियों से आ रही है, ओबीसी की बहुत सारी जातियाँ हैं, दलितों ने अपने सांगठनिक ढांचे को थोड़ा मजबूत किया और उन्होंने अपने नज़रिए और डिमांड को क्लियर किया। ओबीसी की दिक्कत यह है कि उसके पास वो अनुभव छुआछूत का या अस्पृश्यता और उत्पीड़न का उस तरीके का नहीं है। वो मैंने आर्थिक और दूसरे कारणों से वो बिल्कुल उस वंचना के शिकार रहे होंगे, लेकिन आज की स्थिति में देख रहा हूँ कि लगातार अपने स्पेस को खोज रहे हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियाँ देती हुई दिख नहीं रही। उनके आधारों में कहीं वे लोग हैं ही नहीं। उनके सवाल जैसे अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्तियाँ 9,000 वैकेंसीज थी वो सवर्णों को दी गई। और जैसे EWS का जो मामला आया उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रवैया? चुप्पी साधे रही। तो ये जो चुप्पी है कि जब उनके सवाल पर वो बोलेंगे ही नहीं तो फिर वो कैसे इस बात को मानेंगे कि वो हमारे लोग हैं, उनके पास जाना चाहिए? क्या लगता है? बिल्कुल, EWS का जो सवाल था वो आरक्षण को दूसरे तरीके से न्यूट्रलाइज करने का सवाल था। और प्रोपोर्शनेट के हिसाब से अगर आप देख लीजिएगा तो हिंदुस्तान की बड़ी आबादी को जो 27% आरक्षण मिला, ठीक है ना, उसके प्रोपोर्शनेट पे देख लीजिए कि इनकी आबादी कितनी, उसको 10% आरक्षण मिला। अगर आप रेशियो निकाल लीजिएगा तो ये आरक्षण ज़्यादा बड़ा आरक्षण हो जाएगा। कौन सा आरक्षण? ये EWS का जो आरक्षण नहीं, EWS की ज़रूरत क्या है? EWS में अगर केवल अभी तक EWS की जो रिपोर्ट है और जो उसके तमाम सारे बेनिफिशियरी हैं सब के सब जो है माने EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, वो सारे लोग वीकर में आएंगे, सारी जातियाँ आएंगी, लेकिन उसमें केवल एक जाति का को नौकरी मिली। ऐसा तो, इस पर कोई परसेप्शन के लेवल पे EWS का मतलब ये है कि इनको तो आरक्षण मिल ही गया बैकवर्ड का, सवर्ण जातियों में बचे असल में यही घालमेल है जो मुझे लगता है। इसी घालमेल ये वैचारिक तौर पर जो हमारे बीच में गड़बड़ियाँ पैदा हो रही हैं उसको सही ढंग से एड्रेस करने में बाधा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आपको पता नहीं शायद इस पे आपका क्या नजरिया, मैं जानना चाहूँगा। तो जैसे माने आरक्षण को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश थी, ये अलग से कैटेगरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये कोई जैसे मतलब गरीबोत्थान कार्यक्रम नहीं था, ये जैसे इम्पावर्ड करना था उन लोगों को जो सोशल बैकवर्डनेस की शिकार थे और उनको जैसे इम्पावर्ड करके जैसे एक इक्विटेबल सोसाइटी के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा था। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य तो यही थी, समझ भी यही थी, और उसको जैसे सीधी तौर पे आप एम्पर कर नहीं सकते थे, आरक्षण विड्रॉ कर नहीं सकते थे, तो आप एक EWS लेके चले आए। और अभी लगातार जो सवाल उठ रहे हैं कि EWS संवैधानिक नहीं है, इसको खत्म किया जाए, उस पर आपका क्या? EWS बिल्कुल संवैधानिक नहीं है, इसलिए कि आरक्षण की व्याख्या करते हुए उसके जो उद्देश्य घोषित किए गए वो ये था कि सोशल इक्विटेबल जैसे समाज का निर्माण करना और हिंदुस्तान की जाति विभाजित समाज के अंदर के यथार्थ को एड्रेस करना है। वो गरीबी और अमीरी की डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए आरक्षण का परसेप्शन आया ही नहीं था। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जिसके लिए आरक्षण बनाया उन मुद्दों को एड्रेस किए बगैर जैसे ये दूसरे पर्पस को, हिडन एजेंडा को जैसे आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया, इसमें कोई मैंने शक नहीं है। एक तो दूसरा बात बैकवर्ड का जो कन्फ्यूज़न की बात आप कर रहे थे, बैकवर्ड पॉलिटिक्स की एक दिक्कत और है। जब आप दलित कहते हैं तो आप मोटा मोटी जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे खेत मजदूर या जैसे दिहाड़ी मजदूर, कास्ट और क्लास इतना इंटरमिंगल्ड है कि अगर आप दलित क्वेश्चन को जनरलाइज करके विलेज कर दीजिए। दलित का मतलब देखिए ये अब क्लियर हो गया है कि दलित का मतलब खेत मजदूर ही नहीं होता। दलितों में जातियों का एक प्रोपोर्शन है, जो जातियां अस्पृश्यता के दायरे में आती रही हैं, वो चाहे अफसर हो चाहे प्रधानमंत्री हो जाए, वो दलित ही। तो उसको वर्ग के रूप में हम ये नहीं कह सकते कि खेत मजदूर तो एक क्लास नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक ही साथ जैसे जिनको आप दलित कहते हैं और जिनके सामाजिक उत्थान की ज़रूरत है, दूसरे स्थान पे जैसे वो एक क्लास के रूप में भी जैसे आबद्ध हैं और दोनों इंटरमिंगल्ड हैं। इस इंटरमिंगल्ड होने में कम्युनिस्ट पार्टी को दोनों पक्ष को एड्रेस करना चाहिए था, जो आप कह रहे हैं। तो आपने सिर्फ उनको क्लास के रूप में देखा, लेकिन उनकी जो उत्पीड़न था, उनका जो पीड़ा था, वो क्लास क्वेश्चन से परे जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन का पीड़ा था।
और सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट जैसे आपने बिल्कुल छोड़ दिया और मनुष्य की हैसियत से झेले गए अपमान के प्रतिकार स्वरूप उन्होंने जब अपने सेल्फ आइडेंटिटी के एसर्शन का प्रोसेस शुरू किया तो इस प्रोसेस में उनको लीडरशिप की ज़रूरत पड़ी और तब जैसे एकदम जैसे इकोनॉमिक क्वेश्चन से डिटैच जो है सो ये जैसे खाली ये परसेप्शन का अस्मिता का लड़ाई बन के जैसे सामने आ गया और अस्मिता की इस लड़ाई में इसको जाना आना तो कहीं था नहीं, इसीलिए कि जैसे ज़मीन देने का मांग करता नहीं, ये जैसे मजदूरी देने का मांग करता नहीं, ये जैसे खेत मजदूरों आंदोलनों के ये खेत मजदूरों का मजदूरी बढ़ाने के लिए आंदोलन करने की बात तो करता ही नहीं। तो दोनों जगह जैसे दो तरह की गड़बड़ियाँ हो गई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जिसको ये काम को करना था और जिसने इस काम को करते हुए उनके बीच एक आधार बनाया था, खेत मजदूर के रूप में उनके पहचान को उसने जैसे आइडेंटिफाई करके उनको लड़ाया था, वो जैसे उसके उस सामाजिक उत्पीड़न और पीड़ा को आइडेंटिफाई करने में नाकाफ़ी रही। इसीलिए जोते गए खेत को काटने के लिए दूसरे के हवाले कर देना इसी को कहते हैं और इस अपराध के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों को जैसे अभी जवाब देना चाहिए। अभी सुनील जी कह रहे थे कि केरल में एक बंदरगाह के सवाल पर सीपीएम और बीजेपी ने साथ मिलकर प्रदर्शन किया। ईडब्ल्यूएस का मामला बीजेपी के द्वारा लाया गया सदन में और उसको लागू किया गया। सीपीएम और सीपीआई जैसी जो पार्टियां हैं जो कि कहती हैं कि हम हैं, लेकिन उस पर वो इत्तेफाक नहीं रखती उससे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो बीजेपी का चरित्र सीपीएम और सीपीआई का चरित्र लगभग एक जैसा हुआ कि एक मुद्दे पर जो गलत तरीके से वो ले आ रहे हैं उस पर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा हो रहा है, कोई आप जो है उस पर नहीं बोल। मुझको लगता है कि ये कुछ अतिरंजित स्टेटमेंट है। मैं बहुत दिन से कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और कम्युनिस्ट पार्टियों के बिहाफ में जवाब देने का भी कैपेबल नहीं हूँ। अब ये अपुष्ट समाचार है कि जैसे, लेकिन वो हम लोगों ने ये देखा ही बंगाल में वो कौन सी जगह थी, नंदीग्राम, सिंगूर और नंदीग्राम को हम लोगों ने देखा ही है। और अभी भी कम्युनिस्ट पार्टियां जैसे सी जिनपिंग के जैसे ये ऑथोरिटेरियन रिजीम को सेलिब्रेट ही करने के मूड में जहाँ तहाँ कभी कभी मुझको जो देखने उखने को मिल जाता है उसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे सी जिनपिंग तो उनके इगोइज्म को भी सेटिस्फाइड करने के काम आ रहा है। और आपको ये कहने में तकलीफ़ हो रही है कि जैसे चाइना एक आउट एंड आउट ऑथोरिटेरियन मिलिट्री स्टेट है जहाँ एक तानाशाह जैसे सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है और आपके मुंह में दही जमा हुआ है। तो हिंदुस्तान की जनता को ये लगता है कि आपका जो डेमोक्रेटिक प्रॉमिस है और जिसमें आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ खड़े होने की बात करते हैं वो आपके टैक्टिकल लाइन का हिस्सा है कि कमिटमेंट का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान की जनता को साफ और स्पष्ट समझ में नहीं आता है। तो ये तकलीफ़ तो कम्युनिस्ट पार्टियों से है और इस तकलीफ़ का जवाब उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि जैसे आप क्या सोचते हैं किम जोंग उन के बारे में जो इतना निरसंस और जैसे नंगे तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या करता है। और मान लीजिए चाइना तो मान लीजिए CPC है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ मान लीजिए कुछ आप नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जैसे इसके बारे में ही बोलने में अगर आपको तकलीफ़ होगी तो हिंदुस्तान की जनता कैसे आप पर विश्वास करेगी कि आप एक मुक्त ऐसा समाज दे सकिएगा जहाँ व्यक्तियों को उन्मुक्त विचरण की आज़ादी मिलेगी। तो ये तो कम्युनिस्ट पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ उसका बड़ा रैंक एंड फाइल जो है वो बदलाव की सद्कामना से युक्त एक ऐसा क्रांतिकारी रैंक एंड फाइल है जिसके पास जैसे कुछ नैतिक बल भी है और कमिटमेंट भी है और वो कर सकते हैं। इसीलिए जब उनके प्रति मैं क्रिटिकल होता हूँ तो ये क्रिटिकल होना जैसे दोस्ताना किस्म का क्रिटिकल होना है और मुझको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैं अभी भी उसी परंपरा का हिस्सेदार हूँ।